चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? दो वेरिएबल होते हैं, कौन कौन? एक्स और वाई, ऑब्वियसली। ठीक है, एक्स और वाई में क्या क्या चीजें होती हैं लीनियर इक्वेशन में, हम क्या क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको वो बता देता हूं। ठीक है, कुछ कुछ चीजें मैंने लिख के रखी है, कुछ कुछ वेराइटीज मैंने लिख के रखे हैं, बोलते जा रहा हूं, सुनते जाना, उसी के क्वेश्चन आपको अभी मैं कराऊंगा। ठीक है, वेराइटीज क्या क्या है? सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड जो आता है वो आपको पता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। उसके बाद क्वेश्चन रिलेटेड टू पैरेलल इंसिडेंट एंड कोइंसिडेंट लाइंस, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, वो कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा अभी। उसके बाद एज के क्वेश्चन, फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, डिजिट्स, रिवर्सिंग ऑफ द डिजिट्स, है ना, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, टैक्सी फेयर वाले क्वेश्चन, मेस चार्ज वाले क्वेश्चन, लाइब्रेरी चार्ज वाले क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इन सारे क्वेश्चंस को एक एक बार करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। कोई भी लाइन की इक्वेशन कैसी होती है बेटा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन की इक्वेशन होती है। मेरे पास मान लो दो लाइन है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस, ये मेरे पास दो लाइन है, हाँ या ना? अगर मेरे पास ये दो लाइन है तो ये जो दो लाइन है ये कहीं ना कहीं मिलेंगी, कहीं ना कहीं नहीं मिलेंगी, और कहीं ना कहीं जिंदगी भर क्या रहेंगी? साथ रहेंगी, हाँ या ना? ये L1 ये L2 एक साथ रहेंगे, है ना? आप और मैं अपनी अपनी दुनिया में फिर जिंदगी भर साथ रहे, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, इन लोगों को क्या बोलते हैं, क्या क्या टर्म्स है, थोड़ा याद रखना क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। इन लोगों को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग। और इन लोगों को बोलते हैं कोइंसिडेंट। ये तो बेसिक नाम हो गया। अब पूछता क्या है, इंटरसेक्टिंग वालों का सोल्यूशन होता है एक ना एक सोल्यूशन होता है, इसलिए इनको बोलते हैं कंसिस्टेंट। एक ना एक सोल्यूशन का होने का क्या मतलब होता है कि एक ना एक बार वो लोग मिलते ही हैं। पैरेलल लाइन कभी नहीं मिलते, इसलिए ये हो गया इनकंसिस्टेंट। इंसिडेंट लाइन हमेशा मिलते हैं, तो ये भी हमेशा क्या हो गया? कंसिस्टेंट। अच्छा, ये एक एक और वर्ड हो गए इन तीनों के। जब भी देखो ये ऐसे, तो आपको ये कंडीशन में आना है। तीसरी चीज, कोई अगर बोलेगा वन सोल्यूशन, वन सोल्यूशन बोलेगा या यूनिक सोल्यूशन बोलेगा, मैं रहूंगा, हाँ या ना? कोई अगर वन सोल्यूशन बोलेगा या यूनिक सोल्यूशन बोलेगा तो मैं ये वाले कंडीशन में रहूंगा। कोई अगर बोलेगा नो तो मैं यहां रहूंगा। कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कोई अगर बोलेगा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन तो मैं यहां पे रहूंगा। अब कुछ कंडीशन भी तो होगा, हाँ या ना? यहां पे लिख देते हैं इन तीनों का कंडीशन क्या क्या है। ये दो लाइन आपको लिखी गई है। इंटरसेक्टिंग होने के लिए a1 by a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 by b2। पैरेलल होने के लिए a1 by a2 शुड बी इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होने के लिए a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, ये कंसेप्ट है लाइंस का। ये कंसेप्ट के बाद सारे क्वेश्चंस इसी के बेसिस में रिलेटेड रहते हैं। कुछ कुछ चीजें हैं जैसे एलिमिनेशन मेथड, वो अभी हम सीखेंगे क्वेश्चन के साथ। टाइम पास नहीं करूंगा मैं, मेरा क्या है, ज्यादा जल्दी जल्दी चीजें मेरे को समझानी है। याद करने की क्या क्या चीजें हैं इस टॉपिक में, याद करने का क्या क्या चीजें हैं? अच्छा, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, बट देयर आर पॉइंट्स वेयर यू हैव टू रिमेंबर थिंग्स, ताकि आप पेपर में 3 घंटे के अंदर पेपर को बना पाए। तो क्या क्या आपको याद कर लेना है? बहुत बार डिजिट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, डिजिट्स वाले क्वेश्चन होते हैं कि एक डिजिट दिया रहता है उसको रिवर्स करते हैं। तो डिजिट वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि यूनिट डिजिट को क्या मान लो, x मान लो, टेंस डिजिट को क्या मान लो, y मान लो। तो जो नंबर है वो कैसा दिखता है? ऐसा कुछ दिखता है, हाँ या ना? ये याद करना है, इसको याद करके रखना है, समझना नहीं है। नहीं समझ में आया वो मैटर ही नहीं करता, ये याद रहना चाहिए। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड चीज जो आपको याद होनी चाहिए, जब आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो एक क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा होता है 1/x प्लस वाई प्लस 3/x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ऐसे टाइप के। यहाँ पे लिखा है 3/x प्लस वाई माइनस 7/x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, 1/x प्लस वाई को क्या मानते हैं, u, 1/x माइनस वाई को क्या मानते हैं, v। ये
सेकेंड चीज याद करनी है। अब आते हैं थर्ड चीज पे। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि 41x प्लस 32y इज इक्वल टू 23, 32x प्लस 42y इज इक्वल टू 54। एक एग्जाम्पल है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, एक बार इन क्वेश्चंस को ऐड करते हैं, एक बार इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तीसरी चीज जो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद एज रिलेटेड क्वेश्चन है। एज रिलेटेड क्वेश्चन में कभी भी प्रीवियस एज को लेके एक्स और वाई नहीं मानना है, प्रेजेंट एज को ही एक्स और वाई मानना है। प्रीवियस बोला है तो एक्स माइनस वाई माइनस करेंगे, फॉरवर्ड बोला है तो एक्स प्लस वाई प्लस बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? चलिए अब बनाते हैं सवाल। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, चलिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन। एक भी सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन का नहीं होना मतलब ये कभी मिले ही नहीं। L1 और L2 क्या हो गए? पैरेलल हो गए। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है पहले लिख लेना। अभी ना आप 5 सवाल बनाएंगे, एग्जाम में तो ऐसा एक ही आएगा, तो अपना सेफ्टी के लिए आपको वो सही करना है, तो साइड में कंडीशन लिखेंगे A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। कोई दिक्कत? चलो अब सबसे पहला एक चीज जो हर बच्चा इस देश में गलत करता है वो क्या है, ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है ना 8 और 3, बहुत बार कांस्टेंट यहां होता है 8 उधर होता है, बहुत बार 8 इधर होता है 3 उधर होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं। आपका मर्जी, आपको कांस्टेंट को अगर उधर रखना है तो दोनों का उधर रखिए, इधर रखना है तो दोनों का इधर रखिए, आंसर उसी से सही आएगा। अब A1/A2, A1 हो गया 3, A2 हो गया 6, B1 हो गया 1, B2 हो गया K, B3 C1 हो गया 3, C2 हो गया C1 हो गया 3, C2 हो गया 8। ये दोनों बराबर, ये बराबर, हाँ या ना? इसको अगर सॉल्व करेंगे तो K की वैल्यू आ रही है 2, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो K नॉट इक्वल टू आ रहा है 8/3। इसका मतलब K 2 होगा तो पैरेलल होगा और K 8/3 नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन आ गया, इजी पीजी। चलो नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ इनकंसिस्टेंट लिख दिया। इनकंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन का नहीं होना। मैंने आपको क्या बोला था, कोई है तो आप उसको टाइम दोगे ना, उससे मिलोगे ना कंसिस्टेंटली, रोज 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 मिलोगे। तो कंसिस्टेंट होने का क्या मतलब होता है कि किसी का होना, ताकि मैं उसके लिए कंसिस्टेंट रहूं। होता है किसी का होना ही नहीं, मैं किसके लिए कंसिस्टेंट रहूंगा, कोई है ही नहीं जिंदगी में, तो वो इनकंसिस्टेंट हो गया। क्लियर? अब आप कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है वो आपकी इच्छा है, लेकिन अब इस सवाल में तो इनकंसिस्टेंट के बारे में पूछा गया, तो इनकंसिस्टेंट क्या होता है? सोल्यूशन का नहीं होना। नहीं होना मतलब वही सेम पैरेलल वाली कंडीशन लगा देंगे, B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अच्छा, यहां जो +7 है वो इस तरफ है, 3 जो है उस तरफ है, इस तरफ ले आएंगे, x + 2y - 3 = 0। चलें, क्या हो जाएगा 1/5 2/k -3/7, ये दोनों बराबर, ये नॉट। ठीक है, क्या आएगा? k का वैल्यू 10, k का वैल्यू नॉट इक्वल टू माइनस, क्या आ जाएगा, -7 7/, कोई डाउट? करेक्ट हूँ क्या मैं? ये गलत कर दिया। 2/k = 3/-7, अरे -14/3 आएगा ना, क्या हो गया मुझे? k/2 = 7/3, 2 उधर जाएगा, हाँ -14/3 आएगा। ठीक, चलो फाइंड सी, सबसे फेमस सवाल। इस सवाल में क्या खासियत है वो भी बताऊंगा मैं। फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये आपको दिया गया है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। हमेशा उम्मीद रखना भगवान से कि नो सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन ही आ जाए, क्योंकि उसमें एक ही बार में आंसर आ जाता है। इनफाइनाइटली मेनी में दो दो बार सॉल्व करना पड़ता है, तो टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, C/12 इज इक्वल टू 3/C इज इक्वल टू 3 - C/-C। अच्छा, एक और चीज आपको बता देता हूँ जो आपसे गलत हो सकता है पेपर में। बहुत बार CBSE वाले क्या करते हैं, यहाँ तो CX लिखे, यहाँ तो 3y लिखे, इसमें CY को पहले लिख देते हैं, 12x को बाद में लिख देते हैं। लेकिन हम हड़बड़ी में
जो पहले है उसको नीचे, जो पहले है उसको नीचे उतारते जाते हैं, गलत हो जाता है। तो x की चीजें x के नीचे, y की चीजें y के नीचे, ये आपको सेफ साइड में लेके चलना है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ से 36, तो सी आ गया +-6। इसको सॉल्व करेंगे, -3c इज इक्वल टू 3c माइनस सी स्क्वायर, अरे बाप रे, सी स्क्वायर -6c इज इक्वल टू 0, c इंटू सी -6 इक्वल टू 0, c की वैल्यू 0 आएगी, c की वैल्यू 6 आएगी। जो कॉमन वैल्यू है वो आंसर होगा, क्योंकि 0 ले लूंगा तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, -6 ले लूंगा तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो बोलिए। नेक्स्ट बनाइए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। फटाफट बनाइए, फटाफट। क्या हो जाएगा? 2/k+1 इज इक्वल टू 3/2k-1 इज इक्वल टू 7/4k+1। चलो बनाओ भाई। चलें आगे बढ़ सकते हैं। चलो मैंने सॉल्व करें इसको। क्या हो जाएगा ये? सॉल्व बहुत प्यार से करना है, 2 मिनट लेट चलेगा, लेकिन आंसर गलत हो गया तो 2 मिनट जल्दी करके भी कुछ नहीं हो पाएगा। ये हो गया 4k माइनस, मेरे जैसा आपका मैथ्स तो है नहीं, तो ट्राई करेंगे कि आप आराम आराम से ही कीजिए। मेरे से अच्छा होता तो बात अलग है ना? तो ये हो जाएगा 3×4k+1 इज इक्वल टू 7×2k-1। ये हो गया 12k प्लस टू 14k-7। तो हो गया 2k, यहाँ आ गया 10, k की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ गई? 5। दोनों तरफ k की वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही है। तो आंसर हो गया k इज इक्वल टू 5। स्टार मार्क बना लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, देखने को आपको मिल रहा होगा। हर सवाल ऐसे ही कुछ हैं, ग्राफिकली सॉल्व करना है। आप लोगों के स्कूलों में पढ़ा है नहीं पढ़ा है नहीं पता, लेकिन अब पेपर में आ रहा है तो कर लेना चाहिए। एक सवाल बना लेते हैं, समझ में आ जाएगा। कोई जादुई तो है नहीं। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। क्या दिया है? सॉल्व ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x minus 4y plus 3 equals to 0 and 3x plus 4y minus 21 equals to 0. Find the coordinates of the vertices of the triangular region formed by these lines and x-axis. Also calculate the area of this triangle. जादू दिखाता हूं। ये जो दोनों लाइन है ये तो एक ही जगह मिलेंगे, ऐसा मिल रहे हैं, मान लो एक जगह पे मिल रहे हैं, तो ट्राइंगल बन रहा है। आपको अभी करोड़ों पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको 3 ही पॉइंट निकालना है, जिसमें से एक पॉइंट तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होंगे वो होगा, और दूसरे 2 पॉइंट ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस को कट करेंगे वो होगा। सबसे पहले तो आपको ये निकालना है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं। यहीं किसका गेम आ जाता है? एलिमिनेशन मेथड का। +3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आ गया 3x प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कट गया, ये आ गया 6x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 18/6, कितना आ गया? 3। x जैसे ही 3 आया, x को कोई भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ पे रख दो, 3 × 3 9 माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 4y इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू भी कितनी आ गई? 3। 3,3 पे ये लोग मिल रहे हैं। अगर ये लोग 3,3 पे मिल रहे हैं तो हो क्या रहा है वो समझते हैं। अब ग्राफ बनाएंगे, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ये जो दोनों लाइन है ये 3,3 पे तो मिल रहे हैं, यहां कहीं होगा मान लो 3,3, मतलब एक लाइन ऐसी आ रही होगी, एक लाइन ऐसी आ रही होगी। अब इसी क्वाड्रेंट में आएगी, या ये एक क्वाड्रेंट इधर आएगा, वो क्वाड्रेंट इधर जाएगा, मेरे को नहीं पता, या ये इधर आ रही है, ये भी इधर आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। मेरे को कुछ नहीं पता है, मैं क्या करूंगा? कुछ भी नहीं, बस बेसिक मेरे को ये पता चलेगा कि ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब मुझे निकालना है, ये जो मेरा लाइन है ये इस पॉइंट से तो निकल के जाएगा, लेकिन x को कहां टकरा रहा है? अच्छा, x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, कैसे पता चलता है?
एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा क्या होता है, 0 होता है। एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ये लाइन को मैंने L1 नाम दे दिया, ये लाइन को मैंने L2 नाम दे दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। L1 लाइन क्या दिया गया है, 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक्स एक्सिस में जब ये लाइन टकराएगी उस मोमेंट पे y क्या होगा, 0 होगा, तो y की जगह रखेंगे 0। सो 3x माइनस 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो 3x इज इक्वल्स टू माइनस 3। x की वैल्यू कितनी आई, -1 हो गया, -1, 0 हो गया। मतलब जो L1 लाइन है वो कहां पे टकरा रहा है, -1, 0 पे टकरा रहा है। ये ले L1 लाइन खींच दिया, कोई दिक्कत। अच्छा, अब बारे में L2 लाइन आपको क्या दिया गया है बेटा, 3x प्लस 4y माइनस 21 इक्वल्स टू 0। y की जगह 0 रखेंगे तो 3x प्लस 0 माइनस 21 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ गई 21/3, कितना आ गया, 7। मतलब x आ गया 7, तो 7,0 पे टकरा रहा होगा, इसका मतलब ये आ गया आपका L2 लाइन। हाँ या ना, ट्राइंगल बन गया। अब मेहनत है क्या कुछ, एक बार बस ये पॉइंट निकालना है, बाकी ये दोनों तो आप एक एक बार में निकाल लेंगे। अब आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालते हैं, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, ये आपका हाइट है परपेंडिकुलर, हाँ या ना। ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट कितनी होगी, देखो ये पॉइंट कितना है, 3,3 है। एक्स में 3 गए, वाई में भी 3 गए, मतलब ये लेंथ कितना है, 3। ये लेंथ कितना होगा सोचो, ओरिजिन से इधर है -1, इधर है 7, 7 और 1 मिलने से कितना बनेगा, 8 बनेगा। तो एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 24/2, कितना आ गया, 12 स्क्वायर यूनिट। हाँ या ना, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, बिल्कुल ग्राफिकली वर्ड देखते ही खुश होने का टाइम आ गया है। ग्राफिकली वर्ड देखते ही ये मत सोचना कि टफ आ गया, कुछ नहीं करना है। जब भी ग्राफिकल वर्ड आया है इसका मतलब पक्का ट्राइंगल का एरिया पूछेगा। तो सर मेरे को बोले थे जैसे ही ग्राफिकल वर्ड बोला मैं चुपचाप सबसे पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लूंगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते ही वो दोनों लाइन कहां कहां एक्स एक्सिस को कट कर रही है वो निकाल लूंगा। एक्स एक्सिस को कट कर रही है मतलब वहां पे वाई क्या रहेगा, 0 रहेगा, रख देंगे, दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, विड्थ निकाल लेंगे मतलब बेस निकाल लेंगे, हाइट निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन। अरुणा हैज ओनली ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स विथ हर। अरुणा के पास 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के थे। अरुणा क्या करती थी, बेसिकली कटोरा लेके घूमती थी, हाँ या ना, इसलिए 1 या 2 के सिक्के थे। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज इज 50, टोटल नंबर ऑफ कॉइन क्या है, 50 है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन क्या है, 50 है। मतलब मान लो ₹1 कॉइन जो है वो x थे और ₹2 कॉइन जो है वो y थे। तो x प्लस वाई जो है वो 50, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है। अब अमाउंट ऑफ मनी जो उसके पास था वो कितना था, 75 था। अमाउंट ऑफ मनी कितना था, 75 था। अगर ₹1 के x कॉइन है तो ₹1 की तरफ से अमाउंट कितना होगा, x इंटू 1। ₹2 के अगर y कॉइन्स हैं तो ₹2 के तरफ से अमाउंट कितना होगा, y इंटू 2। ये टोटल अमाउंट कितना था, 75 था। इसका मतलब x प्लस 2y कितना था, 75 था। कैन आई राइट यार, x प्लस 2y इज इक्वल टू 75। सॉल्व कर लेंगे आप इसको, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। निकाल लेंगे आप नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन एंड 2 रुपीज कॉइन, 25-25 आएगा आंसर, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। द इनकम ऑफ 2 पर्सन्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:7। सबसे शानदार और सबसे खूबसूरत सवाल, बहुत बार आ चुका है पेपर में। 2 लोग हैं ए और बी, उनका इनकम क्या है, 8:7। तो ए का जो इनकम है उसको मैं मान लिया 8x, बी का जो इनकम है उसको मैं मान लिया 7x। यहां तक तो मेरे को समझ में आ गया कि इनकम क्या होता है, 8x और 7x, ये 2 चीज तो मेरे को समझ में आ गया। अब वो बोल रहा है रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:16, खर्चा कर रहे हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, खर्चे को 19x और 16x ले लेते हैं। तुम कॉमन सेंस लगाओ, कमा रहे हो 8x, खर्चा कर दोगे 19x, पैसा है उतना तुम्हारे पास, कमा रहे हो 8x, खर्चा कर दोगे 19x, यही गलती हो जाता है। तो यहीं पे इसको आपको x और नहीं लेना है। अब बोलोगे सर वाई ले लेते हैं, लेने का मन है ले लो, सॉल्व ज्यादा करना पड़ेगा। मैं सिंगल वेरिएबल से सॉल्व कर सकता हूं। ये क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, तो डबल वेरिएबल से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम इसको सिंगल से भी सॉल्व करेंगे।
डबल से सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे सर जो एक्सपेंडिचर है वो हो जाएगा 19y, इसका हो जाएगा 16y। कमाई में से खर्चा हटा दूंगा तो क्या बचेगा? सेविंग्स। कमाई में से खर्चा हटा दूंगा तो क्या बचेगा? सेविंग्स। तो मैंने बोला कि 8x इसकी कमाई थी, 19y इसका खर्चा था, हटा दिया तो सेविंग्स बचा 2550। 7x इसका खर्चा था, 16y इसकी 7x इसकी कमाई थी, 16y इसका खर्चा था, हटा दिया तो क्या बचा? 2550। सॉल्व करने का मन है कर लीजिए, मेरा मूड तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं कभी भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता हूं, मैं कुछ और करता हूं। लेकिन अगर हम यहां तक आ गए हैं तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो सॉल्व करने का क्या तरीका, क्या करेंगे? देखो बहुत बेसिक सा चीज है। यहां क्या करेंगे? 16 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां क्या कर दो? 16 से नहीं करो यार, 7 और 8 से खेल लो। चलो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7 से। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दो? 8 से। अब सॉल्व करेंगे, ज्यादा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखो ये क्या हो जाएगा? 7 इंटू 8x माइनस 7 इंटू 19y इज बात नहीं 2550। ये हो जाएगा 8 इंटू 7x माइनस 8 इंटू 16y इज इक्वल टू 8 इंटू 2550। मैं कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं कोई चीज को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा चीजों को। देखो कैसे सॉल्व होता है, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 सेम सेम है, कट गया। कटा क्यों? क्योंकि मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। अगर आपको फास्ट सब्सट्रैक्शन करना है तो एक चीज समझ लो, ये छोटे बच्चों को पता है, मेरे को नहीं पता था, मैं अभी अभी सीखा हूं तो आपको बता देता हूं, है ना। छोटे बच्चों को पता है ये चीज, बहुत सारे बच्चों को पता है, लेकिन मुझे नहीं पता था, मैं अलग टाइप से करता था। एक्चुअली में क्या होता है, जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले लोगों का साइन चेंज करते हैं, मुझे नहीं पता था। तो इसका साइन माइनस हो गया, इसका साइन प्लस हो गया, इसका साइन माइनस हो गया, ठीक है। अच्छा, -7 इंटू 19 ये क्या है? प्लस हो गया, प्लस 8 इंटू 16, -7 इंटू 19 ये आएगा -133, 8 इंटू 16 आएगा 128, -133 प्लस 128 कितना आ गया? -5 है। अच्छा, 7 बार 2550 माइनस 8 बार 2550 माइनस 1 बार 2550, कोई दिक्कत? माइनस और माइनस प्लस, y की वैल्यू आ गई 510। अब आप x निकाल लेंगे, आगे बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते। चलो आ गया खूबसूरत सा क्वेश्चन जो मैंने आपको रटने को बोला था। क्या करना है इसमें? एक बार ऐड, एक बार सब्सट्रैक्ट। ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को। 49x प्लस 51y इज इक्वल टू 499। फिर आ गया 51x प्लस 49y इज इक्वल टू 501। दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा ये? 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 1000। 100 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 10। दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, -2x प्लस 2y इज इक्वल टू -2। 2 को कॉमन ले लेंगे या -2 को कॉमन ले लो। -2 को कॉमन ले लोगे, यहाँ x बचेगा, यहाँ -y बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे, समय की बचत, आगे बढ़े। चल ये है अच्छा क्वेश्चन। The present age of father is 3 years more than 3 times the age of his son. प्रेजेंट एज की कहानी दी गई है तो एक्स और वाई प्रेजेंट वाले को ही लेते हैं हमेशा, ये मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं। प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। क्या करते हैं? प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ फादर को एक्स मान लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ सन को वाई मान लेते हैं, है ना। एक्स जो है 3 years more than 3 times the age of his son, 3 years more than 3 times the age of his son। सन के एज का 3 गुना से भी 3 ज्यादा है, कौन? पिताजी का एज। ये आ गया पहला इक्वेशन। 3 years लेटर, कब की बात हुई? 3 साल बाद। 3 साल बाद ये जो x था ये बन जाएगा x प्लस 3, और ये जो y आया था ये बन जाएगा y प्लस 3। ऐसे करते हैं, फादर का प्रेजेंट एज x, बच्चे का प्रेजेंट एज y, ठीक है। ये x बन गया x प्लस 3, y बन गया y प्लस 3। The father age will be 10 years more than twice the age of the son. The father's age will be
10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस, 10 ईयर मोर देन ट्वाइस, ये 10 प्लस 2 नहीं लिखा हूं मैं, 10 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 है, ठीक है। तो यहां से एक इक्वेशन, यहां से इक्वेशन क्या आ रहा है, यहां से इक्वेशन आ रही है x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, हाँ या ना। यहां से इक्वेशन आएगी x प्लस 3 इज इक्वल टू 10 प्लस 2y प्लस 6, तो ये बनेगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 13। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, एक्स एक्स आपके पास है, डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट कर दो, हाँ या ना। डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट करेंगे, इधर साइड में सॉल्व कर, x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, x माइनस 2y इज इक्वल टू 13, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा माइनस वाई इज इक्वल टू, y की वैल्यू आ गई 10, y की वैल्यू 10 आ गई तो यहां पे रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 33। बढ़ सकते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट। बहुत शानदार क्वेश्चन, आप लोगों को कंसेप्ट सिखाऊंगा पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में दो चीजें आ गई हैं, एक आ गया अपस्ट्रीम और एक आ जाता है डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट सिखा देता हूं। ये नॉर्मल पानी है, नॉर्मल पानी में एक बोट है। अगर एक नॉर्मल वाटर सरफेस के ऊपर कोई भी चीज चलती है ना, तो उसको कोई ताकत नहीं देता है, मशीन को खुद ताकत लगाना पड़ता है। आप अगर कहीं पे बोटिंग वगैरह करोगे तो आपको ऐसा पैडल चलाने वाला बोट मिलेगा, या फिर आपको ऐसा मिलेगा जहां मोटर लगा होगा बोट पे, क्योंकि पानी कोई सहारा नहीं देता है, पानी को धक्का मार मार के ही बोट आगे जाता है। लेकिन मान लो आप कोई खाई से ऐसा नीचे गिर रहे हो बोट में, झरने से, तो बोट को ताकत लगाना पड़ेगा? नहीं। पैडल मारना पड़ेगा? नहीं, ऑटोमेटिक नीचे आओगे। तो उस मोमेंट पे क्या होता है, पानी जो है वो सपोर्ट करता है। मान लो आपको कोई पहाड़ चढ़ना है जिसमें पानी है, पानी गिर रहा है, आपको ऊपर चढ़ना है, तो पानी आपको धक्का देगा, मतलब आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये दो सिचुएशन में चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। तो बोट की जो स्पीड होती है, इसको मैं लेता हूं x किलोमीटर पर आवर। ये क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट इन नॉर्मल वाटर। अब बहुत बार होता है आप पानी में नीचे आएंगे, बहुत बार होता है ऐसा मान लीजिए ऊपर जाएंगे। जब नीचे आते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, डाउन स्ट्रीम। क्या बोला जाता है, डाउन स्ट्रीम। जब ऊपर जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, अप स्ट्रीम। इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब जो लहर है, लहर की भी तो कोई स्पीड होगी ना, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इसको मानते हैं हम लोग y किलोमीटर पर आवर। बहुत लोग uv लेके चलते हैं, मैं xy लेके चलता हूं। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, बोट को मदद मिलेगा, खुद का भी स्पीड, पानी का भी स्पीड। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम हो जाएगा x प्लस, सपोर्ट मिल जाएगा। स्पीड अप स्ट्रीम क्या हो जाता है, x माइनस वाई। x हमेशा y से बड़ा रहेगा भाई, बोट का स्पीड पानी की स्पीड से ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके तो पानी को काट के निकल पाएगा। बोट की स्पीड स्लो है तो पीछे ही चला जाएगा ना, समझ में आ रहा है। तो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इस पूरे टॉपिक में अभी और कोई फॉर्मूला नहीं है, आपने बचपन से एक फॉर्मूला सीखा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये एक फॉर्मूले से हम 10th में, 11th में, 12th में, तीनों साल में इस टॉपिक के क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। अब हम आएंगे ये क्वेश्चन के ऊपर, मैं थ्योरी मिटा रहा हूं। क्या लिखा हुआ है, ए मैन कैन रो ए बोट डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर। डायग्राम कैसे बनेगा, आपके नोटबुक में जब आप पेपर दे रहे होंगे, क्वेश्चन आपको सही करना है तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, डाउन स्ट्रीम मतलब ऐसा, हाँ या ना। कितना किलोमीटर लिखा है, 20, तो लिखना डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, ऐसा साइड में लिखना, टीचर के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। टाइम कितना दिया गया है, 2 घंटा। अपस्ट्रीम कितना दिया गया है, 4 किलोमीटर, अपस्ट्रीम मतलब उल्टा। डिस्टेंस कितना दिया गया है, 4 किलोमीटर। टाइम कितना दिया गया है, 2 घंटा, हाँ या ना। स्पीड इन स्टिल वाटर, आपको स्पीड निकालना है बोट का इन स्टिल वाटर, मतलब आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। उसके बाद स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी निकालना है, मतलब आपको वाई भी निकालना है, एक्स और वाई दोनों निकालना है। अब आप मुझे बताइए, जब आप डाउन स्ट्रीम जा रहे थे तो आपकी स्पीड डाउन स्ट्रीम कितनी थी, प्लस वाई। जब आप अपस्ट्रीम आ रहे तो आपकी स्पीड अपस्ट्रीम कितनी थी। अब डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके लिए स्पीड कितना है, x माइनस वाई। डिस्टेंस कितना है, 4 अपॉन 2। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। फिर इसके लिए स्पीड कितना है, x प्लस वाई। डिस्टेंस कितना है, 20। टाइम कितना है, 2। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। x प्लस वाई 10, x माइनस वाई 2, सॉल्व हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया, आपको कुछ नहीं करना है, बोला रहेगा अप स्ट्रीम जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, ऐसा डायग्राम बनाना है। डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, डेटा लिख दिए, डेटा लिख दिए, फॉर्मूला एक ही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
इसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत? फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू आएगी 6 और वाई की वैल्यू आएगी 4। एक्स की वैल्यू आएगी 6, वाई की वैल्यू आएगी 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11:30 हो रहा है, मतलब 12:30 1 बजे तक खत्म होगा पहला, है ना? फिर 1:30 बजे अगर चालू करेंगे, 2:30, 3:30, 4 बजे तक खत्म होगा दूसरा, फिर 4:30, 6:30। ठीक। A fraction becomes 1/3 when 2 is subtracted from the numerator and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator. डायरेक्ट लिख के दिखा दे रहा हूं। एक फ्रैक्शन है x अपॉन y, क्या बोल रहा है? 2 is subtracted from the numerator, दो न्यूमरेटर से सब्सट्रैक्ट कर दे तो फ्रैक्शन क्या बन गया? 1/3। फिर लिखे फ्रैक्शन x by y, 1 is subtracted from the denominator, 1 नीचे से माइनस कर दिया, क्या बन गया? एनी डाउट? अब सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत? तो हो जाएगा 3x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई, मतलब 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, पहला इक्वेशन। ये बनेगा 2x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस, दूसरा इक्वेशन। सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। टाइम मेरे पास नहीं है अभी x और y निकालने का, फिलहाल के लिए। सॉल्व करेंगे आप लोग, x और y की वैल्यू निकालेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चल सकते हैं आगे। चलो बहुत बढ़िया, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, देख के तो पता चल रहा है कि x की वैल्यू जो है वो आएगी 7, x की वैल्यू 7 आएगी तो y की वैल्यू आ जाएगी 15, है ना? x 7 y 15, तो इक्वेशन एलसीएम फ्रैक्शन बन गया 7/15। चलो, ये बहुत सुंदर सवाल है, बहुत बहुत ही बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन। मैं ये मान के चलता हूं कि अगर पहली बार आप ये सवाल को देखते एग्जाम में तो 90% बच्चे ये सवाल को नहीं बना पाते। अभी तो क्या है, आप 2-3 बार बना लेंगे और यही क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। तो पहली बार देख के बनाना बहुत टफ हो जाता है, उसी को टफ क्वेश्चन में कैलकुलेट किया जाता है, जो बोर्ड में 10 से 12 नंबर का आता है। 80 मार्क के पेपर में 12 नंबर का क्वेश्चन टफ होता है, जो पहली बार देख के नहीं बनता है। वो जो पहली बार देख के बना लिया उसके 100 में से 100 या 95, 96 आ जाते हैं। ये वो पहली बार वाले क्वेश्चन में से हैं, है ना? देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, ये वही वाला क्वेश्चन है। तो प्लेसेस ए एंड बी आर 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दो जगह हैं। मेरा आदत क्या है, मैं बीच से लिखता हूँ, फिर उधर चले जाता हूँ, फिर इधर आ जाता हूँ। तो मैं यहीं से शुरू करूंगा ताकि वहां पे खत्म हो जाए, है ना? ये ए है, ये बी है। कितनी का दूरी है इसके बीच में? 80 किलोमीटर का है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, क्या कह रहा है समझो। एक कार है जो ए से चालू हो रहा है, एक कार है जो बी से चालू हो रहा है सेम टाइम पे। अगर वो लोग सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सेम डायरेक्शन? या फिर इधर, व्हाट डू यू मीन बाय अपोजिट डायरेक्शन? ऐसा, ठीक है। इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 8 आवर। अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो मैं बोला सर चलो सेम डायरेक्शन में मूव कराते हैं। ये इधर मूव किया, ये भी यहां मूव किया, यहां पे ये लोग मिले, ठीक है। सिमिलर डायग्राम में नीचे बनाऊंगा, ये ए ये बी, इनके बीच में 80 किलोमीटर का गैप है, ठीक है। अभी वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये इधर मूव किया, ये इधर मूव किया, ठीक है। ये लोग यहां कहीं मिल रहे हैं, दो डायग्राम बन रहा है। अब वो बोल रहा है जब वो लोग सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो 8 घंटे में 8 घंटे में मिल रहे थे, 8 घंटे लग रहे थे, और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो 1 घंटे लग रहे हैं। भाई वो भी जा रही है उस तरफ, तुम भी उसके पीछे पीछे जा रहे हो, टाइम लगेगा। वो भी तुम्हारी तरफ आ रही है, तुम भी उसके तरफ जा रहे हो, जल्दी मिल जाओगे, हाँ या ना? वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 8 आवर, मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन 1 आवर 20 मिनट्स, 1 घंटे 20 मिनट ज्यादा लग रहा है। 1 आवर 20 मिनट, 20 मिनट को कवर कर लो भाई, 20/60, 20/60 मतलब 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3 का मतलब क्या होता है? 4/3। इतना मेरे को पता है, ये 4/3 आवर ले रहा है, ये 8 आवर ले रहा है। अब सॉल्व कैसे करेंगे? फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। यहां जो कार थी ए वाली, उसका स्पीड ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, ये 8 घंटे में कितना मूव करेगा? ये डायरेक्शन में कितना मूव करेगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, x इनटू 8। ये 8 घंटे में कितना मूव किया? 8x, मतलब ये वाली लेंथ कितनी हो गई? 8x हो गई।
ये 8 घंटे में कितना मूव किया, स्पीड इंटू टाइम y इंटू 8, मतलब ये वाली लेंथ कितनी हो गई 8y, है ना। ये वाली लेंथ कितनी थी ऑलरेडी 80, इसी के लिए डायग्राम बना रहा हूं यहाँ साइड में मैं, ठीक है। तो कैन आई राइट 8x इज इक्वल टू 80 प्लस 8y, कैन आई राइट 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 80, कैन आई राइट x माइनस y इज इक्वल टू 10। यहां तक कोई डाउट? अब इसके लिए डायग्राम, इसके लिए यहां डायग्राम बना रहे हैं। ये कितना था 80, ये कितना मूव किया 8x, ये कितना मूव किया 8y, कैन आई राइट 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 80, कैन आई राइट x प्लस y इज इक्वल टू 10। कोई डाउट? दो इक्वेशन आ गए आपके पास, दो इक्वेशन आ गए। क्या क्या है, x माइनस वाई आया 10, x प्लस वाई आया 10, ऐड करेंगे 2x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 20, तो x की वैल्यू आ गई 10, y 0 आ जाएगा क्या? ए सॉरी 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 सॉरी, यहाँ गलती हो गया ना। एक मिनट, अरे टाइम हमने यहाँ पे 8 ले लिया, टाइम 4/3 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये है 80, ये आया 4/3x, ये आया 4/3y, तो 4x/3 प्लस 4y/3 इज इक्वल टू कितना आ गया 80, एलसीएम ले लिए 3, 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 80, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 240, x प्लस y आ जाएगा 60। अब आई दो इक्वेशन, x माइनस वाई की वैल्यू 10, x प्लस वाई की वैल्यू 60, 2x की वैल्यू आ गई 70, x आ गया 35, y आ गया 25। ठीक है, डन। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। ये तो मेरी क्लास है, मैंने गलती किया चलेगा, आपसे गलती नहीं होना चाहिए। ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन है, एक यूनिफॉर्म स्पीड में कुछ डिस्टेंस कवर किया। If the train would have been 6 km per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. मैं मान लो घर से स्कूल जाता हूँ आधे घंटे में 20 की स्पीड में गाड़ी चलाकर, स्पीड को थोड़ा और बढ़ाऊंगा तो टाइम थोड़ा कम लगेगा, स्पीड को थोड़ा कम करूंगा टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। वही कहानी दिया गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। चलें, अब क्या करेंगे, डिस्टेंस तो वही है, स्पीड इनटू टाइम बदलते जा रहा है। क्या लिख रहा है वो, ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, मान लो उसकी जो स्पीड है वो x है, ऐसा नहीं, स्पीड को ऐसे ही रहने देते हैं, चलो उसकी जो स्पीड है वो s है और टाइम जो है t है और डिस्टेंस जो है d है। ये ओरिजिनल चीजें आपको दी गई है फॉर एग्जांपल, ठीक है। डिस्टेंस तो वही रहेगा। अभी फर्स्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है, स्पीड जो है उसको मैंने 6 से बढ़ाया, टाइम जो है वो 4 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब स्पीड को मैंने क्या किया +6 किया, टाइम को मैंने क्या किया -4 किया, डिस्टेंस तो वही रहेगा, हाँ या ना। सेकेंड केस में स्पीड को मैंने क्या किया, कहाँ गया, स्पीड को मैंने -6 किया, टाइम को मैंने +6 किया क्योंकि 6 घंटे ज्यादा आ रहे, तो t+6, डिस्टेंस तो वही रहेगा, हाँ या ना। कोई दिक्कत? अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व, बहुत इजी है, बिल्कुल लोड नहीं लेना है, समझते जाना कैसे सॉल्व होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, s इंटू टी एस टी, एस इंटू -4s, 6 इंटू टी 60 -6 इंटू 4 24 इज इक्वल टू डी के बराबर है, हाँ या ना, डी के बराबर है। डिस्टेंस जो है वो स्पीड इंटू टाइम के बराबर है, ये वाला स्पीड इंटू टाइम और ये वाला डिस्टेंस जो है कट जाएगा, हाँ या ना। ये वाला स्पीड इंटू टाइम और ये वाला डिस्टेंस कट जाएगा, तो क्या बचा आपके पास -4s +60
-4s + 6t = 24, पहला इक्वेशन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट s × t ht s × 6 6s -60 -36 = डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है वो स्पीड इंटू टाइम के बराबर है, कट गया तो 6s - 6t इस तरफ आ जाएगा 36, कोई दिक्कत? तो यहाँ आ गया 6s - 6t = कितना आ गया 36। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर देंगे, ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा। 2s = 60, s की वैल्यू आ गई 30, स्पीड कितना आ गया 30 आ गया। s को यहाँ 30 रख देंगे तो 4 × 30 120, ये उधर गया, t आ जाएगा 24। टाइम होता है आवर में, s होता है किलोमीटर पर आवर में। यूनिट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, यूनिट नहीं लगाएंगे तो दिक्कत आप ही को होगा, मुझे नहीं। यूनिट लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? बढ़ सकता हूं मैं आगे, चलो नेक्स्ट। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अभी अभी बताया था। डायरेक्ट क्या बनाएंगे? चलिए चलिए आप लोग बनाइए फटाफट, आप ही लोग बनाएंगे। अपस्ट्रीम कितना किलोमीटर गया है? 30, तो डिस्टेंस की जगह क्या लिख दोगे? 30 लिख दोगे। 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, नीचे बना दिए डायग्राम, डिस्टेंस की जगह क्या लिख दिए? 44। अब बोल रहा है इन 10 आवर्स, इन 10 आवर जाके आया, टोटल टाइम कितना लगा? 10 घंटे लगा, कोई दिक्कत? सेकेंड सिचुएशन क्या बोल रहा है? इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स। सेम डायग्राम, कितना किलोमीटर अपस्ट्रीम? 40 किलोमीटर, कितना किलोमीटर डाउनस्ट्रीम? 55 किलोमीटर, कितने देर में? 13 घंटे में, हाँ या ना? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा, ऊपर जाते समय स्पीड क्या होता है बेटा? x - y। नीचे जाते समय स्पीड क्या होता है? x + y। फिर ऊपर जाते समय स्पीड क्या होता है? x - y। नीचे जाते समय स्पीड क्या होता है? ठीक है, ये आ गया किलोमीटर, ये आ गया स्पीड, ये आ गया स्पीड। अब क्या कर रहे हैं? टाइम आपको दिया गया है, ऊपर जाते समय समय कितना लगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ऊपर जाते समय टाइम कितना लगा? 30/x - y। नीचे जाते समय टाइम कितना लगा? 44/x + y। टोटल टाइम कितना लगा? 10। ये आ गया पहला इक्वेशन। फिर ऊपर जाते समय टाइम कितना लगा? 40/x - y। नीचे आते समय टाइम कितना लगा? 55/x + y। टोटल टाइम आपको कितना लगा? दूसरा इक्वेशन, हाँ या ना? अगर आप ये लिख लिए ना तो फिर बनना ही है सवाल, कोई आपको टेंशन है ही नहीं फिर इसके बाद। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग? 1/x - y को u मानते हैं, 1/x + y को v मानते हैं, कोई दिक्कत? 1/x - y को u मानते हैं, 1/x + y को v मानते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करेंगे इसको, यहीं सॉल्व करेंगे। पेज चेंज करूंगा तो समय बहुत हो जाता है फिर। ये हो जाएगा 30u + 44v = 10। उधर आ जाएगा 40u + 55v = 13। क्या करें भाई? किसी को भी काट लो, जैसे आपका मन। 30 और 40 में से कर लो, 120 बनाना है तो 30 और 40 का एलसीएम 120 होता है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 से कर दो, तो 120u + 176v = 40, 120u + 165v = 13। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 11v = 1। v की वैल्यू आ गई 1/11। v की वैल्यू 1/11 आ गई, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो 30u + 44 × 1/11 = 10। 30u = 10 - 4 कितना आ गया? 6। u आ गया 1/5। कोई दिक्कत? u की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। अच्छा, अब तो सर हो गया 1/x - y, इसकी वैल्यू आ गई 1/5। 1/x + y, उसकी वैल्यू आ गई 1/11। तो x - y जो है वो 5 के बराबर है, x + y जो है वो 11 के बराबर है। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 8 और y की वैल्यू आ जाएगी, खत्म।
अब ये सवाल को देखो एक बार, 2019 में तो तीनों सेट में आए, ठीक। अब आगे एक और सवाल की तरफ। 7 टाइम्स ए 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। ऑर्डर को रिवर्स कर रहे हैं, नंबर वाला कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए बोला था। यूनिट को क्या मानते हैं बाबू, एक्स। टेंस को क्या मानते हैं बेटा, वाई। तो नंबर क्या हो जाएगा आपका, मेरा नंबर क्या हो जाएगा, मेरा नंबर लिख रहा हूं, माई नंबर लिख लेते हैं, चलो। मेरा नंबर क्या हो जाएगा, अब बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, 10x प्लस वाई लिखें या 10y प्लस एक्स लिखें, होता है ना। तो क्या करना है, एक नंबर ले लेना है यहाँ पे 32। 32 को क्या लिखोगे, 10 इंटू 3 30 प्लस 2। तो 3 तुम्हारा टेंस प्लेस में है, तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है। 10y प्लस एक्स, ये मेरा नंबर आ गया। अब वो बोल रहा है 7 टाइम्स ए 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। रिवर्स नंबर यहीं पे लिख दो। रिवर्स नंबर क्या होगा, इसको पलट देंगे कहानी को, 10x प्लस वाई हो जाएगा। अब वो बोल रहा है 7 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। 7 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द रिवर्स नंबर। तो ये पहले आप ऐसा ऐसा लिखा करें ताकि आपको समझ में आए, आपको समझ में आए, सामने वाले को समझ में आए। 7 इंटू ओरिजिनल नंबर कितना है 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू रिवर्स नंबर कितना है 10x प्लस वाई, हाँ या ना। 7 इंटू 10y 70y प्लस 7x 40x प्लस 4y, हाँ या ना। इसको इधर ले आएंगे तो 66y इज इक्वल टू 33x आ रहा है। 66y इज इक्वल टू 33x आ रहा है। तो 2y की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, x के बराबर आ रही है। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा चीज वो क्या कहता है समझते हैं, ये तो पहला काम हो गया। दूसरा कहता है डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इट्स 3। अच्छा, अब भाई बड़ा कौन है कैसे पता चलेगा, x माइनस वाई 3 लोगे या y माइनस 3 एक्स 3 लोगे। तो आप पहले से ही यहां पे लिख देना कि जो x है वो ग्रेटर देन y है, जो x है वो ग्रेटर देन y है। ये मैं पहले से मान लिया हूं, क्योंकि मेरा जो आंसर आएगा वो 2 आंसर आएगा, तो मैं जो माना हूं मैं उसके हिसाब से आंसर लिखूंगा। x क्या है, ग्रेटर देन y है। तो डिफरेंस ऑफ द डिजिट अगर 3 है तो x माइनस वाई कितना हो गया, 3 हो गया। अब y, अच्छा एक और कहानी, अरे 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 देखो, y क्या, x क्या है, 2 टाइम्स ऑफ y है। मतलब अगर y 5 है तो x 10 है, y 4 है तो x 8 है। तो मतलब x क्या है, ऑटोमेटिकली y से बड़ा है। समझ में आ गया ना। इसको देख के आपको पता चलेगा कि x जो है वो y से बड़ा है। तो x अगर y से बड़ा है तो x माइनस वाई 3 लिखूंगा या y माइनस एक्स 3 लिखूंगा, x माइनस वाई 3 लिखूंगा। तो मैं डायरेक्टली लिख लिया यहाँ पे x माइनस वाई 3। x कितना है 2y, तो 2y माइनस वाई 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 6। नंबर क्या बनेगा, नंबर क्या बनेगा 36। कोई दिक्कत, चलो